अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा बीमार हो गए हैं। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं PMLN की पार्टी की तरफ के लोगों की तरफ से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा शदीद बीमार हैं। दोबारा अगर वो इंग्लैंड ना गए इलाज करवाने के लिए तो वो बच नहीं सकेंगे। उनके प्लेटलेट्स दोबारा गिर गए हैं। दोबारा असल में बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दोबारा इंग्लैंड की गलियां याद आ रही हैं, पार्क्स याद आ रहे हैं, हाइड पार्क जहां वो घूमा करते थे, KFC याद आ रहे हैं जहाँ पे वो बैठकर बर्गर खाया करते थे, मैकडोनल्ड्स व दीगर रेस्टोरेंट्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को याद आने लग गए हैं। देखें, थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था चकमा देकर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ झूठ बोला गया था। झूठ किसने बोला था? झूठ बोला था मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उनके भाई ने। किसके कहने पर? इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। क्यों झूठ बोलने की नौबत पेश आई थी? पहले झूठ का हम बताते हैं। झूठ ये बोला गया था, मियां साहब डील हो गई है, साड़ी गल हो गई है इस्टेब्लिशमेंट नाल। शहबाज शरीफ साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप आ जाएं, साड़ी गल हो गई है, तुसी आना है, आवाम तुहाड़ियां राहां भी तकदी है, आवाम आपकी राहें देख रही है। आप आते ही 2/3 मेजॉरिटी के साथ विन करेंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा 3/4 मेजॉरिटी के साथ आप वज़ीर आज़म बनेंगे। दोबारा ढोल की थाप होगी, डांस होंगे, भंगड़े होंगे, मैं वज़ीर आला पंजाब बन जाऊंगा और बेजा बेजा हो जाएगी। अवाम आपको बस वो कहते हैं आंखें उठा उठा कर अवाम आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी राहें देख रही है। तो आप आ जाएं। इमरान खान तो बस एक शोशा है, बस वो डूबता सूरज है, बस वो डूबने के करीब है, बस आवाम आपको ही याद करती है सुबह व शाम। तो ये झूठ शहबाज शरीफ साहब ने बोला था अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, जो उस वक़्त इंग्लैंड की हवाओं में घूम रहे थे, पार्क्स में KFC बर्गर्स खा रहे थे, मैकडोनल्ड्स, हाइड पार्क में अक्सर उनकी वीडियो भी आया करती थी। तो उनको बुलाने के लिए झूठ बोला शहबाज शरीफ साहब ने। अब मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि डील कुछ और हुई है। डील ये नहीं हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। डील ये हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने वज़ीर आज़म बनना है तो अपने भाई को किसी तरीके से पाकिस्तान बुलाएं। क्यों बुलाएं? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वो इंग्लैंड में थे इलेक्शन से पहले, तो वो एक वीडियो सुबह सोशल मीडिया पर अपलोड किया करते थे, एक दोपहर और एक शाम को, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। आपने देखी होंगी मशहूर व मारूफ वीडियोज़। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहा करते थे, हमारी हस्ती बस्ती चलती गवर्नमेंट को किसने गिराया? बाजवा साहब ये आप थे, या जनरल फैज़ हमीद साहब ये आप थे, आपने कौम का बेड़ा गर्क किया, आप ये किया, आपने वो किया। यानी कि सुबह व शाम वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो थी, उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई थी जिससे इस्टेब्लिशमेंट भी तंग थी। क्योंकि देखें, 3 दफ़ा तो पहले वज़ीर आज़म रह चुके थे, उनकी आवाज़ को दुनिया सुनती थी। अमेरिका, इंग्लैंड, अरब ममालिक के वज़राए आज़म, बादशाह, शहज़ादे, जो उनके बेटे जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, तो सब दुनिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आवाज़ को सुना करती थी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक इस्टेब्लिशमेंट के परखचे उड़ाया करते थे, बेइज्जती किया करते थे सुबह शाम। तो जिससे इस्टेब्लिशमेंट बहुत तंग आई हुई थी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी शहबाज शरीफ साहब को, जी आप ऐसा करें, हम आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुलाएं किसी तरीके से, किसी बहाने से, झूठ बोल कर या जैसे भी, ताकि वो पाकिस्तान आएंगे और हमारे अंडर आ जाएंगे, हमारे
जो है वो सामने रहेंगे। फिर अब देख लें, जब से वो पाकिस्तान आए हुए हैं इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक एक वीडियो भी उन्होंने अपलोड नहीं की जनरल बाजवा साहब के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ, और एक लफ्ज़ भी उन्होंने मुंह से नहीं निकाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जी मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया वो किया। लेकिन इंग्लैंड की हवाओं में तो उनको पर लगे हुए थे, सुबह शाम वीडियोस अपलोड किया करते थे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ, पाकिस्तानी साबिक जर्नैलों के खिलाफ और मौजूदा जर्नैलों के खिलाफ भी वो बात किया करते थे गाहे बगाहे। तो अब पाकिस्तान जब वो आ गए हैं तो सहाफ़ी उनको छेड़ते हैं, कहते हैं जी मियाँ साहब आप अगर वज़ीर आज़म बने इलेक्शन से पहले, और आप भी सवाल किया करते थे कि जब आप वज़ीर आज़म बने तो क्या आप इस्टेब्लिशमेंट से हिसाब किताब चुकता करेंगे, अपना बदला लेंगे, तो कुछ भी नहीं बोलते थे, जवाब देते थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और अब जब उनका अपना भाई वज़ीर आज़म बन गया है तो तब भी वो कुछ भी कहने से कासिर हैं और कुछ भी नहीं कहते, बस एक लंबी खामोशी वो साधे हुए हैं, चुप साधे हुए हैं, कुछ भी नहीं कहते। इस्टेब्लिशमेंट का के लोगों का नाम लेना तो दूर किनार, इस्टेब्लिशमेंट की अलिफ भी नहीं कहते, नहीं नाम लेते, अलिफ सीन जो उसके हरूफ हैं तो अलिफ तक नहीं कहते, इतने डरे हुए हैं। अब वो दोबारा किसी बहाने से प्लेटलेट्स गिरा कर इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड जाकर दोबारा वो वीडियो फिर खेलेंगे, KFC बर्गर्स खाएंगे, जर्नैलों के परखचे उड़ाएंगे। जाहिर है एक दफ़ा फिर धोखा हुआ है बहुत बड़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। उनको बुलाया गया वज़ीर आज़म बनाने के लिए और वो अपनी सीट भी इस वक्त हारे हुए हैं यास्मीन राशिदा साहिबा से। उन्होंने पिटीशन भी दायर की हुई है, तो तलवार लटक रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सर पर कि किसी वक्त भी अगर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया तो उनको सीट हरवा दी जाएगी। और जलीलो ख्वार तो वो पहले भी हुए हैं इस इलेक्शन में, जाहिर है अपनी दोनों सीटों से वो हार गए, लेकिन एक पे उनको धौंस और धांधली से जिताया हुआ है, लेकिन पिटीशन चल रही है तो ना चैन लेने दिया जा रहा है। या तो हो ना जी उनको कहें जी आप जीत गए हैं, ये भी नहीं किया जा रहा, यानी कि उनको डरा के रखा हुआ है। तो इस वक्त दोबारा उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, बहाने शुरू हो चुके हैं। उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं व दीगर डॉक्टर्स बड़े हॉस्पिटल्स के, वो आकर बयान देना शुरू हो चुके हैं जी मियाँ साहिब को आप बाहर जाने दिया जाए, बाहर जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वगरना उनकी जान भी जा सकती है, प्लेटलेट्स गिर गए हैं, उनका खून। देखें पिछली दफ़ा जब वो गए थे मुल्क से बाहर तो जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी उनकी बीमारी की, वो उनकी थी ही नहीं। ये बाद में मीडिया पर रिपोर्ट्स आई, वो किसी और मरीज़ की रिपोर्ट्स थी, उनके खून के नमूने थे जिसके प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, जिसको कैंसर, शुगर, यरकान, पता नहीं क्या क्या सारी बीमारियां थी उस बेचारे को, और वो मरने के करीब था। तो उसकी रिपोर्ट्स लगा दी गई मियाँ साहब की रिपोर्ट्स बनाकर जी मियाँ साहब को देखें इतनी बीमारियां हैं, ये बस मर जाएंगे। और मियाँ साहब दोबारा 4 साल बाद दोबारा आकर दोबारा बीमार हो गए हैं, दोबारा उनको इंग्लैंड की याद सताने लगी है। जाहिर अगर वज़ीर आज़म बन जाते तो फिर वो घूमते फिरते कौमी खर्चे पर, पाकिस्तान के अवाम के पैसों पर, कभी अमेरिका, कभी उमरा, कभी फलां, कभी ढमका। तो अब तो वो बात नहीं बनी। अब मियाँ साहब उदास रहते हैं, उस पंछी की तरह हैं जो उड़ तो सकता है लेकिन सिर्फ पिंजरे के अंदर, ना अपनी मर्ज़ी से बोल सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है। तो देखें अब क्या डील होती है, मियाँ साहिब को इस्टेब्लिशमेंट बाहर जाने की इजाज़त देती है या इधर ही उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक कर दिए जाते हैं, उनको ठीक दवाई दे दी जाएगी कि जी मियाँ साहब ਇੱਥੇ ही रहो, तो ਇੱਥੇ ही जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है होण दिओ, सानू कोई वगरना तुसी भी होते उत्थे जाके साड़ी शामत लियानी है ना। तो अब देखें क्या आगे से जवाब आता है। मियाँ साहब ने तो अर्ज़ी डाल दी है, एप्लीकेशन भेज दी है जी मुझे खुदारा जाने दिया जाए। देखिए पंजाबी की एक मिसाल है कि ये मिसाल
मियाँ साहब पर नहीं है ना, आप समझिएगा। ये मिसाल देखें, पंजाब में एक बहुत मशहूर खेल है, दो कुत्ते लड़ाए जाते हैं। दो पार्टियां अपना अपना कुत्ता लेकर आती है और उनको लड़वाया जाता है। तो जो कुत्ता हार जाता है ना, लड़ाई से भाग जाता है, फिर अगर हम उसको, उस हारे हुए कुत्ते को किसी दूसरी लड़ाई में भी लेकर जाएं तो वो वहां से भी भाग जाता है। फिर उसको तीसरी, चौथी, 10वीं, 50वीं या 1000वीं लड़ाई में भी वो हारे हुए, भागे हुए कुत्ते को अगर आप ले जाएं लड़वाने के लिए तो वो भागता ही है, क्योंकि फिर उसकी आदत बन जाती है। वो कभी भी मैदान में ठहर नहीं सकता, ख्वाह उसका जो मुखालफ कुत्ता है वो कमज़ोर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको एक आदत पड़ जाती है। तो ये पंजाबी की एक मिसाल भी है, सच पर जो ये कायम है ये मिसाल, कि भागा हुआ कुत्ता कभी मैदान में खड़ा नहीं हो सकता। और जो अब ये मैं आप ना लीजिएगा, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा भाग चुके हैं। अब कैसे उसको आप बार बार मैदान में एस्टेब्लिशमेंट लाकर खड़ा करती है तो वो फिर भाग जाते हैं। अब आप कैसे उसको रोक सकते हैं? ये मिसालें ऐसे नहीं बनी हुई, मिसालों के पीछे बहुत बड़ी और सच्ची वजह होती हैं, सच्चे वाकयात होते हैं, सच पर मुब्तला होती हैं ये मिसालें। तो जैसे मैदान में वो भागा हुआ कुत्ता नहीं ठहर सकता, तो वैसे जिस बंदे को लंदन की लत लगी हो, जिसकी प्रॉपर्टीज, पैसे, नोट उधर हों, वो वीआईपी पार्टीज, यानी कि वीआईपी से मुराद लंदन की जो किंग्स पार्टीज होती हैं, बादशाहों की पार्टीज होती हैं, उनमें जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। तो वो कैसे यहाँ रहें इस्टेब्लिशमेंट के, वो कहते हैं साए तले, उनके रौब तले, डंडे तले। तो बस ये वजह है। अब देखें, वो जैसा कि मैंने पहले बताया, कब उनकी टिकट कंफर्म होती है, कब वो दोबारा भागते हैं मैदान से, ओहो, कब वो दोबारा इंग्लैंड जाते हैं। तो जितनी दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट उनको ला कर मैदान में खड़ा करेगी उतनी दफ़ा नाकाम ही होगी और ख़ुद भी जलील होगी। इस दफ़ा तो इस्टेब्लिशमेंट खुद भी जलील हुई उनको दोबारा बुलवा कर। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आसमा जहांगीर साहबा जो फोत हो चुकी हैं। देखें, मुझे उनकी ज़ाती ज़िंदगी से या ज़ातियात से कुछ लेना देना नहीं है। वो वाहिद औरत थी उस वक़्त अपनी वफ़ात से पहले जो कहा करती थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी जायदादें बनाने के लिए इस मुल्क पर मुसल्लत है, किसी को कुछ करने नहीं देती इस्टेब्लिशमेंट। जर्नैल इस मुल्क को खा रहे हैं, प्लॉट्स लेते हैं, पेंशन्स लेते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं और चलते बनते हैं। तो उस वक़्त सबको ये बातें बहुत बुरा लगा करती थी, हमें भी बहुत बुरी लगती थी जी। हम भी उस वक़्त बहुत बड़े पेट्रियोटिक थे, मुहिब्बे वतन थे जी। आसमा जहांगीर साहब को मैं खुद कहा करता था कि जी वो गैर मुल्की एजेंट हैं, वो रॉ की एजेंट हैं, वो अमेरिका की एजेंट हैं, वो फलां हैं, वो बांग्लादेश की एजेंट हैं, वो पाकिस्तान का जो है वो नाम नीचा कर रही हैं। तो आज अगर वो मौजूद होती तो मैं उनसे माजरत करता इस तरह सोचने का कि जी मैं उनके बारे में ऐसी सोच रखता था। और उनके खिलाफ जो था वो मैं ये कहा करता था जी ये औरत जो है ये पाकिस्तान के हक़ में मुखलिस नहीं है। लेकिन अब जब ये वक़्त अब आया है तो अब जो है मैं ये मानने पर मजबूर हूँ जी, वो असल मुखलिस ही वो औरत थी, ठीक है, जो उस वक़्त ये कहा करती थी और वो पाकिस्तान का अच्छा चाहती थी। उनको मेन जड़ वजह पाकिस्तान की बर्बादी की उनको मालूम थी कि असल पाकिस्तान को दीमक की तरह अगर कोई चाट रहा है तो ये जर्नैल हैं, फौजी जर्नैल, जो अपनी टर्म पर आर्मी चीफ बनते हैं, मुल्क को लूटते हैं और भागते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। देखें कितने फौजी जर्नैल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं, साबिक हो चुके हैं, साबिक आर्मी चीफ, एक भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कोई अमेरिका की नेशनैलिटी लेकर उधर मौजे कर रहा है, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई बेल्जियम, कोई सऊदीया, कोई कहाँ मौजे कर रहे हैं, पेंशन पाकिस्तान से ले रहे हैं। लेकिन जो है वो मौजे जो बाहर के, एक भी फौजी जनरल पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं किया, बल्कि मरे भी तो बाहर परवेज़ मुशर्रफ साहब की
मिसाल आपके सामने है, कोई भी नहीं रहा। तो मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाता हूँ आसमा जहांगीर साहिबा की, आप ये ऑडियो भी सुने, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और वजाहत दूंगा इस ऑडियो पर। तो सुने ये ऑडियो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे मुहब्बुल वतनी का अपना तमगा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उन लोगों से ख़ास तौर पे ज़रूरत नहीं है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हैं, क्योंकि मैं आज ये बड़ी समझ के आई हूँ कि हमें वो बातें करनी चाहिए जो तल्ख भी हों और जो हकीकत में भी हों। इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब बांग्लादेश की जंग हुई थी, इसी तरह की बातें हो रही थी और लोग कहते थे कि वो लोग मुहब्बुल वतन नहीं हैं जो बांग्लादेश के ऑपरेशन को कहते हैं कि ये सही नहीं है। मेरे वालिद साहब उस वक़्त जेल में थे, बहुत सारे हमारे जानने वाले मुझे ट्रेटर के बच्चे कहते थे, मगर मुझे पता है कि फ़ौजियों की साथ ये जो पॉलिसी है, फ़ौजीज़ डफर्स हैं, डफर्स, ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है, मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको इनकरेज करते हैं और ये डिबेट को डिट्रैक्ट करते हैं। इनके ऊपर इन्होंने पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी डाली हुई है। ये हमारे, आज मैं सारे फौजियों को नहीं कहती हूँ, मैं बेचारे आम जवानों को नहीं कहती हूँ, मगर ये फौजी जर्नैल जो जाके सारा वक्त वहाँ पे गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ खेल के और उसके बाद ठट्ठे मार के ये देखते हैं कि प्लॉट हमें कहाँ मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि अब ये जो हुआ है कराची में, वहाँ पे शादी घर बना हुआ था, कभी ये सोचा है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे शादी घर बना हो? इन्होंने हमें सोचा है कि ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है। ये वक्त आ गया है इनको कहने को कि प्लीज, ये हाथ जोड़ते हैं, बैरक्स में जाओ, हमारे बच्चों को यहाँ पे रहने दो, हम यहाँ पे खून खराबा नहीं चाहते। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज तो जाएं, जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। आपने कारगिल किया, आपने वो लाइट इन्फेंट्री वाले लोगों को मारा, आपको आदत पड़ गई है कि आप छोटे छोटे मुल्क के बच्चों को अपने सामने लाके उनको ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं, इस मुल्क का कब्जा ग्रुप है, और सियासतदानों को और हमें सबको ये बात सही तरीके से कहना चाहिए। आप मुझे एग्जाम्पल्स पूछें, मैं आपको कई एग्जाम्पल्स उनके डफरपन की दे सकती हूँ। देखें, इनको बाकायदा तौर पे मैं चाहती हूँ माल रोड पे एक जुलूस निकले, हाथ बांध जुलूस। फौजी भाइयों, थैंक यू वेरी मच, अब घर जाओ, बैरक्स में बैठो, प्लॉट जो ले लिए बस ठीक है, पर आगे ना चलो, खाओ पियो पार्टी, हमारी जान छोड़ो। जी व्यूवर्स, तो आपने ये ऑडियो सुनी होगी, ये आसमा जहांगीर साहिबा की ये ऑडियोज़ थी। वो भी हमारी तरह बददिल हो चुकी थी कि हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन डूबता चला जा रहा है। और वो कहा करती थी, जैसे कि आपने ऑडियो में सुना, कि ये सियासी डफर्स हैं, यानी कि इनको सियासत का इल्म ही नहीं है फौजी जर्नैलों को। ये जो पॉलिसी फ़ौज में देखते हैं वही पॉलिसी अवाम पर, मुल्क पर मुसल्लत करते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। यानी कि फ़ौज में इनको नो सर सुनने की आदत नहीं होती। जो नो सर इनके मातहत जो फ़ौजी होते हैं या जो भी होते हैं, वो अगर नो सर कहें तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है, उनकी पेंशन्स रुक जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, उनके जो मराआत होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। सिर्फ़ एक यस सर ही फ़ौजी सुनते हैं, रौब और दबदबा रखते हैं अपने से निचली सतह के लोगों पर। तो यही पॉलिसीज़ वो आम आवाम पर, पाकिस्तानी अवाम पर जो फ़ौज में नहीं है उन पर लागू करते हैं, तो नाकाम होते हैं, मुल्क का भी बेड़ा गर्क करते हैं और जो है वो मुल्क की मईशत का भी तबाह व बर्बाद करते हैं अपनी
नाकस पॉलिसियों की वजह से। तो आज हम जो हैं वो आसमा जहांगीर साहिबा से जो मैं ख़ुद अपनी बात करूँगा, मादरत ख्वाह हूँ, जो है उनसे माफ़ी मांगता हूँ जी। मैं उसके बारे में कम से कम ये सोच रखा करता था जी, वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, हमारी फ़ौज की इज़्ज़त को डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो तो बेहतरी की बातें बताती थी उस वक़्त, बताया करती थी कि अगर ऐसा हो तो बेहतर होगा मुल्क। चले जो भी हुआ, वक़्त गुज़र चुका। तो व्यूअर्स, हमें अब इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, नया मौजू लेकर, नया किस्सा लेकर, नई बातें लेकर। देखें नवाज शरीफ साहब का क्या बनता है, क्या डील होती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को धोखा इतना बड़ा दिया गया उनके भाई की तरफ से। भाई ने बल्कि क्या देना है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उनके भाई ने धोखा ये दिया कि जी 300 अरब जो है रुपया वो डील करके है जी, मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। और कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी साबित हुई कि पीटीआई की 180 जीती हुई कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं उनको हरवा कर 100 सीटें जो पीएमएलएन की झोली में डाल दी गई, जितवाया भी गया। तो ये भी बातें सुनने में आई हैं कि 300 अरब रुपए में जो डील हुई है, वल्लाहु ताला आलिम 300 अरब डॉलर थे या 300 अरब रुपए थे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये बातें भी सुनने में आई थी और कुछ हद तक ये दुरुस्त भी हुई हैं। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।